Chapter number 7, Union and State Legislature. Legislature is the second important pillar of the government. First pillar we have already discussed, that is the executive. Legislature भी फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर दोनों लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है, यूनियन लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी. अगर हम यूनियन लेजिस्लेचर को समझ जाएंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर को समझना काफी आसान होगा. लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. इसका प्राइमरी काम होता है कि वो कानून को फॉर्मुलेट करेगा, अमेंड करेगा या चेंज करेगा, या पुराने कानूनों को रिपील करेगा, विड्रॉ करेगा. इसके अलावा लेजिस्लेचर के और भी काम होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, यह लेजिस्लेचर का काम होता है. सरकारी खजाने में से हर साल पैसे एलोकेट करना कि इतना खर्चा किया जाएगा, उस पे मोहर लगाना, उस पे सैंक्शन करना, यह भी लेजिस्लेचर का काम होता है. एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी या फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कमिटीज एज वेल एज अदर अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि क्वेश्चंस पूछना मिनिस्टर से, मोशंस मूव करना मिनिस्टर्स के खिलाफ, और कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपहोल्ड करना, ये सारे काम लेजिस्लेचर के होते हैं. लेजिस्लेचर इसके अलावा और भी काम करता है, जैसे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनकी इंपीचमेंट या रिमूवल का दारोमदार भी लेजिस्लेचर पे होता है. सेम गोज फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. अच्छा, मैंने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को डिस्कस शायद नहीं किया था, यहां बता देता हूं. वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, इसलिए उनको रिमूव करने के लिए जब प्रपोजल आना होगा तो वो सिर्फ राज्यसभा में स्टार्ट हो सकता है. इट कैन बिगिन ओनली इन राज्यसभा, इट कैन नॉट स्टार्ट इन लोकसभा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जब उनको रिमूव करने का प्रपोजल आएगा तो 14 डेज के एडवांस नोटिस पे वो प्रपोजल आएगा, और उस प्रपोजल के बाद इफेक्टिव मेजॉरिटी देखी जाएगी. इफेक्टिव मेजॉरिटी का क्या मतलब है? राज्यसभा में जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 245, उसमें से वेकेंट सीट्स माइनस कर दी जाएगी. सपोज कर लो वेकेंट सीट्स हैं 25, तो टोटल नंबर सीट्स कितनी बच गई? 220. 220 में से मेजॉरिटी निकाली जाएगी, यानी 111. वेकेंट सीट्स का क्या मतलब होता है? हाउस में, सदन में बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, लेकिन किसी ना किसी कारणवश सीटें वेकेंट भी रह सकती हैं. दीज रीजंस कैन बी रेजिग्नेशन, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रिजाइन कर दिया तो सीट वेकेट हो गई. डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्शन होने के बाद कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो गया तो सीट खाली हो गई. डेथ, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हो जाती है आफ्टर बिकमिंग एमपी तो सीट खाली हो गई. एक्सपल्शन, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश, किसी रीजन की वजह से हाउस से एक्सपेल कर दिया गया किसी मेंबर को, तो वो भी सीट खाली हो जाएगी. ये वाली सीटें माइनस कर दोगे तो आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस आ जाती है. इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50%, आधा, अगर आप वोट ले लेते हो तो इसका मतलब इफेक्टिव मेजॉरिटी से आपने वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का रेजोल्यूशन पास कर लिया है राज्यसभा में. बट अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि चाहे आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरपर्सन को रिमूव कर रहे हो, बट है तो वो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, इसलिए दोनों हाउसेस से पूछना तो बनता है. आप लोकसभा के पास भी जाओगे और लोकसभा को बोलोगे कि हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं, आप एक काम करो, सिंपल मेजॉरिटी से इनको रिमूव करने के मोशन को पास कर दो. मोशन इज अ प्रपोजल कि ऐसा करना है, वैसे करना है, प्रपोजल है ना. इसी बेसिस पे पार्लियामेंट में काम चलता है. आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाथ खड़ा करके कि सर प्लीज ऐसा काम कर दीजिए. नहीं, यू टू फॉर्मली मूव अ डॉक्यूमेंट और अ मोशन. सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात, लोकसभा में आज जितने लोग प्रेजेंट हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है, उसकी मेजॉरिटी. तो अगर 300 लोग लोकसभा में उपस्थित हैं, 1/2 दैट इज 151 लोग अगर कह देते हैं दैट यस वी एग्री टू दिस मोशन, देन वाइस प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड. तो इसका मतलब लेजिस्लेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां भी होता है.
वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के रिमूवल में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के इंपीचमेंट और रिमूवल के अंदर भी। इसके अलावा और भी रोल हैं जो स्पेसिफिक राज्यसभा के हो सकते हैं। जैसे राज्यसभा का एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट रोल यह है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज, एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज को अगर क्रिएट करना है तो राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास करके क्रिएट किया जा सकता है। तो ऐसा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन प्राइमरी काम क्या है? प्राइमरी काम है कानून बनाना। अब यूनियन लेजिस्लेचर में 3 मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक जो हमारे संविधान के पार्ट नंबर 6 में है, वो यूनियन लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के बारे में हमें बताते हैं। अब पार्लियामेंट को समझना है तो सबसे पहले उसकी कॉम्पोजिशन को समझो। पार्लियामेंट की ये जो 2 हाउसेज है, राज्यसभा और लोकसभा, इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ संविधान में दी गई है। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 और लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 550। करंट स्ट्रेंथ का मतलब है कि एक्चुअल में राज्यसभा की कितनी स्ट्रेंथ है। मैक्सिमम मतलब कितनी हो सकती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंटली कितनी स्ट्रेंथ है, दैट इज करंट स्ट्रेंथ। तो करंट स्ट्रेंथ है 245 और लोकसभा की 543। राज्यसभा की करंट स्ट्रेंथ में से 12 सीटें नॉमिनेट होती हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया जब मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कर रहा था। कोई भी व्यक्ति फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, उसको आप नॉमिनेट कर सकते हो इन द राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स की सीट 233 होती है, जिनमें से 223 स्टेट्स में से आते हैं और 10 यूनियन टेरिटरीज में से आते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा डज नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल यूटीज, ओनली फ्रॉम 4 यूटीज इट इज रिप्रेजेंटेड। रही बात लोकसभा की, लोकसभा में जो करंट स्ट्रेंथ है उसमें से 530 सीटें स्टेट्स की और यूटीज की 13 सीटें। अब आप इतना समझे कि चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सीटों का जो एलोकेशन किया गया है, एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि कौन से स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी, दिस बोथ द हाउसेस इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे डिसाइड किया जाता है कि राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी और लोकसभा की कितनी, एंड कौन से स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी। सो इफ हायर द पॉपुलेशन, हायर योर रिप्रेजेंटेशन इन दैट पर्टिकुलर हाउस। बहुत ही सिंपल, लेकिन इतना सिंपल है नहीं जितना हम समझ रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है। जहां राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जहां राज्यसभा में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होती हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होती हैं, वहां लोकसभा में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह कि अगर यह भारतवर्ष है, ठीक है, सॉरी फॉर द मैप बट आई जस्ट वांट टू गिव एन आइडिया। तो आप लोकसभा के लिए ना इंडिया को इतने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हो, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसे। और आपको पता होता है कि जो लोकसभा का एमपी है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है, जलंधर नॉर्थ, जलंधर ईस्ट, ठीक है, चांदनी चौक, ये पता होता है। इन केस ऑफ राज्यसभा यू डोंट नो इट। आपको राज्यसभा में टेरिटरी नहीं पता होती, आपको बस इतना पता होता है कि पंजाब से 7 मेंबर जाएंगे, दिल्ली से 7 मेंबर जाएंगे, यू जस्ट नो दिस मच। देयर इज नो टेरिटोरियल मैप बेस्ड ऑन विच कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड। वेयर एज लोकसभा में मैप को डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये जो मैप को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करने का फिनोमिना है, इसको क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? इसको बोला जाता है डीलिमिटेशन। क्या बोला जाता है सर? डीलिमिटेशन। ये डीलिमिटेशन का काम संविधान के हिसाब से हर 10 साल के बाद होना चाहिए, क्योंकि हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन का सेंसस कंडक्ट किया जाता है। अब आपको पता है पॉपुलेशन के सेंसस के हिसाब से क्यों ये रखा है? क्योंकि जब सीटों का बंटवारा ही पॉपुलेशन के हिसाब से हुआ है, जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे सीटों में भी बदलाव आना चाहिए। बट नो, 1972 के बाद से हमने डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू नहीं किया है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज डिसाइडेड दैट द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज,
लोकसभा वाली सीटें यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी और असेंबली वाली विधानसभा वाली सीटें, both these seats have to be decided on the basis of population, and every 10 years they will be changed. In the first 3 decades or the first 3 census this was done. 1952 में भी किया, 62 में भी किया, 72 में भी किया। लेकिन 72 के बाद से वो स्टेट्स जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे यानी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को इंप्लीमेंट कर रहे थे, उनको परेशानी होने लगी। जाहिर सी बात है, अगर आपकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है या स्टेगनेट हो रही है तो आपकी रिप्रेजेंटेशन कम रहेगी, लेकिन जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है उनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा। तो क्या फायदा हुआ हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल करने का? इसीलिए साल 1976 के अंदर जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है तो इस डीलिमिटेशन प्रोसेस पे रोक लगा दी जाती है। इट इज फ्रोजन, इट इज स्टॉप्ड एट दैट पॉपुलेशन लेवल्स ऑफ 1971। ऐसा कहा जाता है कि 25 इयर्स तक ये फ्रीज ही रहेगा। फिर 25 साल पूरे होते हैं साल 2000 में, तो लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सेम। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, इनकी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। उस वक्त तो खैर तेलंगाना था नहीं, कम नहीं हो रही है, स्लोली ग्रो कर रही है। That means again southern states will have problem and again it will be frozen for 25 more years. तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और सीट दोबारा से फ्रीज हो जाती हैं। जितनी एग्जिस्टिंग सीटें थी उतनी एग्जिस्टिंग रहेगी लोकसभा में और विधानसभा के अंदर भी। अब 543 पे फ्रीज लग गया है। अब 25 साल और पूरे होने वाले हैं। कब? 2026 में। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि सदर्न स्टेट्स परेशानी के अंदर हैं, क्योंकि अगर अभी नया सेंसस कंडक्ट किया जाता है और उस पॉपुलेशन के एस्टिमेट के हिसाब से सीटें बढ़ती हैं तो फिर से यही देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सीटें 80 थी, 150 से ऊपर चली गई। बिहार की सीटें जितनी थी उसकी डबल, ऑलमोस्ट डबल हो गई, जबकि तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देयर इज हार्डली एनी मूवमेंट इन द नंबर ऑफ सीट्स एंड दैट इज व्हाई वंस अगेन डीलिमिटेशन को लेकर कंसर्न्स आ रहे हैं। खैर, यह था डीलिमिटेशन के बारे में चर्चा। अब राज्यसभा में कोई डीलिमिटेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपको टेरिटरीज नहीं बांटनी है, डिवाइड करनी है। लोकसभा के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसका मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18+ साल के वोटर को वोटर कार्ड दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप वोट कर सकते हैं। जबकि राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अगर पंजाब की 7 सीटें हैं राज्यसभा में, इफ पंजाब हैज बीन एलोकेटेड 7 सीट्स इन द राज्यसभा, देन व्हाट हैपेंस इज पंजाब में जितने भी एमएलएज हैं, पंजाब की एक विधानसभा है, विधानसभा में 117 एमएलए हैं। ये 117 एमएलए वोट करेंगे जब पंजाब की सीट भरनी होगी। सो व्हेन राज्यसभा की सीट वेकेट हो जाएगी तो पंजाब के 117 एमएलए वोट करेंगे और उस वोटिंग के हिसाब से डिसाइड होगा कि राज्यसभा में कितने मेंबर कौन सी पार्टी के जाएंगे। इसका मतलब स्टेट में लगभग जैसा रिप्रेजेंटेशन है, जैसा प्रोपोर्शन है, वैसा ही लगभग आपको देखने को मिल सकता है राज्यसभा में। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, दैट मींस इट नेवर डिसॉल्व्स। ये कभी भंग नहीं होता, इसका कोई टर्म नहीं है, इसका कोई टेन्योर नहीं। जबकि लोकसभा का एक फिक्स टर्म है, दैट इज 5 इयर्स। हर 5 साल बाद यह जरूरी है कि लोकसभा का नया चुनाव हो। राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है, दैट इज 6 इयर्स। यानी अगर आप राज्यसभा मेंबर हैं तो आप मैक्सिमम 6 साल तक रह सकते हो, उसके बाद आपको रिटायर होना होगा वहां से। लेकिन राज्यसभा में रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप कंप्लीटली रिटायर हो चुके हो, आप दोबारा से राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो, इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स बन सकते हो। लोकसभा के अंदर 5 साल का टेन्योर खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा चुनावी क्षेत्र में उतरना पड़ेगा और दोबारा चुनाव लड़के आपको जीतना पड़ेगा। अब इस पर्टिकुलर फिनोमेना राज्यसभा और लोकसभा के डिफरेंसेस को समझने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो सीटों का एलोकेशन है राज्यसभा का, वो संविधान के 4th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट ओनली पार्ट्स, 25 पार्ट्स, बट इट हैज ऑल्सो 12 स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स क्या होते हैं? स्केड्यूल्स आर नथिंग बट लिस्ट जो संविधान के एंड में ऐड की होती है ताकि कन्वीनियंस बनी रहे। आप जब कोई चीज पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, आप ये नहीं चाहते कि बहुत सारे टेबल्स, बहुत सारी लिस्ट, बहुत सारी डॉक्यूमेंट आपकी किताब के पढ़ाई के बीच में आ जाएं। इसलिए संविधान के अंदर भी जो टेबल्स हैं, लिस्टें हैं, वो अपने शेड्यूल के फॉर्म में रखी हुई हैं। ऐसे 12 शेड्यूल हैं हमारे संविधान में। ओरिजिनल संविधान में 8 शेड्यूल्स थे, जबकि बाकी के 4 इंडिपेंडेंस के बाद, संविधान बनने के बाद ऐड किए गए। अब राज्यसभा वाली जो सीटें हैं वो 4th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है
और लोकसभा की जो सीटें हैं, क्योंकि वो हर 10 साल बाद बदलनी थी, इसलिए उसको संविधान में नहीं रखा गया। सीटें मतलब कि पंजाब की कितनी है, हिमाचल की कितनी है, यूपी की कितनी है, दीज हैव बीन मेंशन्ड इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक कानून में ये मेंशन की गई है। उस कानून का नाम है सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो अब आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में फंडामेंटली क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एक राज्यसभा का एमपी बनने के लिए आपको 30 इयर्स ऑफ एज और वैलिड वोटर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये रिक्वायरमेंट है। जबकि लोकसभा का वोटर होने के लिए या एलिजिबल होने के लिए 25 साल और वैलिड वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया, ये रिक्वायरमेंट है। यानी दोनों ही केस में आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोकल वोटर होने की जरूरत नहीं है जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस बात के बाद आप समझते हैं कि पार्लियामेंट एक्चुअली फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है। देखिए, पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट में देयर इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, देयर आर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन द केस ऑफ लोकसभा इट इज द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। In the case of Rajya Sabha, it is the chairman and deputy chairman. तो संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चारों पोजीशंस या चारों पोस्ट मिल जाएंगी, यानी ये चारों कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं। स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर ये दोनों लोकसभा के अंदर ही चुनाव होके आते हैं। दे आर इलेक्टेड फ्रॉम विद इन द लोकसभा। राज्यसभा के चेयरमैन का तो आपको पता ही है, वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के विद इन चुनाव होके आते हैं, चुन के आते हैं। दे आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जहां तक बात आती है स्पीकर की, स्पीकर की पोजीशन एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। स्पीकर आमतौर पे जनरली रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, ना ही संविधान में लिखा हुआ है और ना ही किसी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि जो स्पीकर होंगे वो रूलिंग पार्टी से ही होंगे। बल्कि ये कन्वेंशन या प्रथा बनती आ रही है कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी से होंगे, जबकि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से हो सकते हैं। स्पीकर का काम होता है लोकसभा को संचालित करना। इनफैक्ट किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का यह मेजर काम होता है दैट दे विल कंडक्ट ऑल द प्रोसीडिंग्स विद इन द हाउस। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम स्पीकर का यह भी होता है कि वोटिंग जब किसी पर्टिकुलर मामले में होती है, अगर मान लीजिए आपने किसी बिल को पास करवाना है तो वोटिंग करवाओगे हाउस में। अब वोटिंग के दौरान स्पीकर, क्योंकि वो बड़ी वाली कुर्सी पे बैठे होते हैं, इसलिए वो इनिशियली वोट नहीं करते। इन द फर्स्ट इंस्टेंस he or she does not vote. Now after the vote is taken, suppose there is a tie where 100 people say yes and 100 people say no. यदि टाई हो जाती है उस केस में स्पीकर कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। स्पीकर क्या कर सकते हैं? कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब होता है टाई ब्रेकर। अब स्पीकर क्योंकि सदन को संचालित करते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, दिस इज एन एक्सपेक्टेशन दैट स्पीकर माइट रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी एज वेल। इट इज नॉट अ कंपल्शन, इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, बट इवन इफ द स्पीकर रिजाइन्स फ्रॉम द पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के तो मेंबर होंगे ना, दैट इज एक्सेप्टेड एज ओके, परफेक्टली फाइन। अब स्पीकर का जब चुनाव हो जाता है, स्पीकर के चुनाव होने के बाद आप सारी की सारी हाउस की प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो। स्पीकर की इंडिपेंडेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, स्टेप्स लिए जाते हैं। स्टेप नंबर 1, स्पीकर की जो सैलरीज होती हैं और अलाउंसेस होती हैं, स्पीकर की जो सैलरीज होती हैं, अलाउंसेस होती हैं, वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होती है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का यह मतलब हुआ कि जब फिक्स हो जाता है कि स्पीकर की सैलरी है एक्स अमाउंट, एक्स रुपीस, तो एवरी ईयर बजट के दौरान उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती। जब भी बजट पास किया जाएगा, यह अज्यूम कर लिया जाएगा कि जो भी सैलरी उसकी फिक्स है वो पास हो गई है, उसको कम करने, ज्यादा करने, इसके ऊपर वोट नहीं हो सकता है। कोई भी एक्सपेंडिचर जो चार्ज एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है, उस पर यही कंडीशन अप्लाई होती है। सो अल्टीमेटली उनकी सैलरी एक फिक्स्ड है, एमोल्यूमेंट्स फिक्स्ड है, और वो इंक्रीज हो सकती है लेकिन डिक्रीज नहीं हो सकती है। दूसरा, स्पीकर की पोजीशन को न्यूट्रल रखने के लिए उनकी सिक्योर टेन्योर दी गई है। मतलब एक बार स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जब तक लोकसभा चलती है तब तक स्पीकर की गद्दी पे बैठते हैं।
इनफैक्ट लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद भी स्पीकर की पोजीशन वेकेंट नहीं होती, खाली नहीं होती, जब तक नई लोकसभा इलेक्ट होके ना आ जाए। हैविंग सेड दैट, उनकी टेन्योर पहले खत्म की जा सकती है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिमूवल ऑफ द स्पीकर। फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर व्हाट यू नीड टू डू इज, लोकसभा के अंदर इफेक्टिव मेजॉरिटी से एक मोशन पास करना पड़ेगा कि स्पीकर को हटा दिया जाए। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू जब मैं वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात कर रहा था। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि लोकसभा के स्पीकर के रिमूवल का भी यहां पे प्रबंध किया गया है, बट वो प्रबंध लोकसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। ओनली लोकसभा कैन रिमूव द स्पीकर। दैट टाइम काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज गिवन। डेप्यूटी स्पीकर पे ऑलमोस्ट वो हर कंडीशन अप्लाई होती है जो स्पीकर पे अप्लाई होती है। उनका भी इलेक्शन होता है, उनकी भी सैलरीज अलाउंसेस चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, उनका भी रिमूवल इसी तरीके से हो सकता है जैसे स्पीकर से हो सकता है। लेकिन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल प्रोसीडिंग्स, डेप्यूटी स्पीकर सिट्स इन द हाउस लाइक अ रेगुलर एमपी। डेप्यूटी स्पीकर एक रेगुलर सामान्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह हाउस में बैठते हैं जब स्पीकर प्रिसाइड ओवर कर रहे होते हैं सेशन को। लेकिन जब स्पीकर एब्सेंट होते हैं या किसी वजह से उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की पोजीशन पे बैठ जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा के अंदर जो दोनों ही मान लीजिए वेकेंट हो, सपोज इफ पोजीशन ऑफ स्पीकर इज वेकेंट, वेकेंट मतलब एब्सेंट नहीं होता है, एब्सेंस और वेकेंस में फर्क होता है। एब्सेंस का मतलब आज नहीं आए हैं, तबीयत खराब थी, पेट खराब हो गया, किसी काम से जाना पड़ा। अगर दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होते हैं हाउस में तो उसके लिए जो जुगाड़ किया जाता है उसको कहते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। इसका क्या मतलब होता है, लोकसभा के स्पीकर पहले से ही 10 लोगों को नॉमिनेट करके रख लेते हैं कि ये लोकसभा है, इसमें से 10 लोग चुन लिए। दिस विल फॉर्म द पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। जिस दिन दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ना आए, जिस दिन दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट हो, उस पर्टिकुलर दिन के अंदर ये क्या किया जाता है कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में से कोई आके कुर्सी पे बैठ जाता है। लेकिन जब दोनों सीट वेकेंट हो, वेकेंट मतलब स्पीकर ने रिजाइन कर दिया, उनकी डेथ हो गई, वो रिमूव हो गए, या डिप्टी स्पीकर की पोजीशन में जो बैठा था बंदा उसने रिजाइन कर दिया, उनकी डेथ हो गई या वो रिमूव कर दिए गए, इन मामलों में सीट वेकेट होती है। वेकेंसी के मामले में प्रेसिडेंट विल आस्क समवन, सम मेंबर ऑफ द लोकसभा टू सिट इन द पोजीशन ऑफ स्पीकर। स्पीकर की पोजीशन पे बैठने के लिए प्रेसिडेंट डिसाइड करके बताएंगे कि कौन बैठेगा।